हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को विज्ञान पढ़ाना, ठीक है ना। साइंस पढ़ाएंगे। ये जो है आपके क्वेश्चंस हैं, ये किसी ना किसी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आज के जो पहला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब, ठीक है। तो देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब देखिए सूचक क्या होता है। सूचक होता है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। सूचक दो तरह के होते हैं। पहले जान लेते हैं कि सूचक जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। आपके दो तरह का होता है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल सूचक, जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम सूचक, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम सूचक। और एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक। एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक। तो ये देखिए कृत्रिम सूचक में आपका क्या क्या आ जाता है। देखिए कृत्रिम सूचक में आपका यहाँ पे तीन ये प्रकार के, एक है आपका लिटमस पेपर, एक है आपका लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। दूसरा होता है आपका मेथाइल ऑरेंज, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं मेथाइल ऑरेंज। और एक है आपका फेनोल्फेथलीन, फेनोल्फेथलीन, ठीक है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है आपका फेनोल्फेथलीन। ये आपके कृत्रिम सूचक में। और प्राकृतिक सूचक होता है, इसमें आपका आ जाता है टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है ना। हल्दी जो होता है ये आपके ये प्राकृतिक सूचक में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हल्दी किया जा सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। यहाँ मिथाइल ऑरेंज ये आपका क्या है, कृत्रिम सूचक है, इसको भी कर सकते हैं। और फिनोल्फेथलीन इसको भी कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन मूली का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में F इज इक्वल मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हिंदी में भी आपको इसका आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एम से हो गया मास मतलब किलोग्राम, और ए से हो गया एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका 1 न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो एक लिख देंगे फोर्स के जगह पे। अब देखिए यहाँ पे मास के जगह पे, द्रव्यमान के जगह पे क्या दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो एक यहाँ पे लिख देंगे। और एक्सेलरेशन पूछेंगे यहाँ पे हम कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पी क्या, यहाँ 1 है, इधर में इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 1/1। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सब जगह एक एक लिखा हुआ है, एक एक सब जगह लिखे हुआ है। तो आपके एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है, ठीक है। तत्व वर्ग 15 का है, वर्ग क्या है वो 15 का है। अब इसकी परमाणु संख्या 15 है, तो जो 15 होगा तो वो क्या होगा आपका फॉस्फोरस का कितना होता है परमाणु संख्या 15 होता है। तो 2, 8 और 5, ठीक, 2, 8, 5 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ लिख रहा है तत्वों की संयोजकता कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसकी संयोजकता 3 होगी क्योंकि 5 है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 बना लेगा। और 8 बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 की पड़ेगी।
तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका सही है। तत्व क्या है, एक अधातु है, तो ये तत्व भी क्या है, अधातु है, क्योंकि ये क्या 5 है ना, इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है, तो ये तत्व क्या है आपका, ये अधातु है। और तत्व वर्ग किसका है, ये 15 का है, तो ये आपके वर्ग कितने का है, ये 15 का है, तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, किंगडम मोनेरा में शामिल है। अब देखिए, किंगडम जो आपका मोनेरा होता है, मोनेरा किंगडम में जंतु जगत के 5 भागों में से एक है, ठीक है। जो आपका जंतु जगत है उसमें वो उसके 5 भागों में से एक मोनेरा भी आता है। इसके अंतर्गत में एक कोशिकीय जीव तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये सभी जीव अति सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है, बैक्टीरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, मोनेरा किंगडम में आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबोने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा, ठीक है। तो क्या समान होगा, अब अगर समान उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर समान उत्प्लावन बल लग रहा है तो जब उसका आयतन समान होता है ना, ये मान लीजिए एक आपका हो जाएगा वस्तु और ये एक दूसरा वस्तु है, दोनों का अगर आयतन समान है, ठीक है ना, आयतन मतलब वॉल्यूम इसका अगर समान है, तो जो इसका उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है ना, बायोन्सी फोर्स ये क्या होता है कि पानी के द्वारा लगाया जाता है, नीचे से लगाया जाता है उस वस्तु पे, तो वो क्या होगा, समान होगा। तो इसका आयतन समान होगा, तभी क्या होगा कि दोनों गोलों पर क्या समान मतलब उसका आयतन होगा, और तभी उसका समान उत्प्लावन बल लगेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोन्सी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 91, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो एलपीजी में जो हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है वो प्रोपेन भी होता है, एन से हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो गया आइसोब्यूटेन। तो ये तीनों रहते हैं आपके, ए बी और सी, ये आपके तीनों रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, ठीक है। अब यहाँ पावर दिया हुआ है, वाट जो होता है मात्रक किसका होता है, पावर का, मीन शक्ति का मात्रक होता है, और यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, तो शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज और गुना में क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। इन शक्ति इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन में वी हो जाएगा, ठीक। तो पी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 वाट, तो 100 लिख देंगे, और वोल्टेज कितना है 250, तो 250 लिख देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये 10 बटा कितना है, 25 है, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे लग जाएगा आपका दशमलव, अब क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 0.4 एम्पियर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा निकालना था और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को। क्वेश्चन नंबर 93 है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि जब स्प्रिट लगता है तो डॉक्टर के द्वारा सुई देते समय प्रयुक्त स्प्रिट वोलाटाइल प्रकृति के होते हैं, अतः स्प्रिट जो हमारे शरीर पर लगने के बाद हमारे शरीर के ताप को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें ठंड महसूस होती है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 94, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ओके। कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव का जो आपका नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस आपका ऐसा बना होता है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस होता है। तो मानव का जो आपका नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो ये चींटी का विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक हॉल दिया हुआ है, हॉल एक बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हॉल बन गया। ये 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। तो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है। मान लीजिए कि ये कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो ए से सी तक अगर चींटी जाएगी, ठीक है, तो ये कितना विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक दूरी, ठीक है, और होता है इसका फाइनल दूरी। यहाँ से फाइनल दूरी और प्रारंभिक दूरी मतलब शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट जो पाथ है उसी को कहते हैं विस्थापन। ए से सी तक का जो पाथ है, रास्ता है, सबसे कम दूरी वाला रास्ता कौन सा होगा, यही मतलब यही रास्ता होगा जो इस आयत का विकर्ण होगा। तो ये 8 है और ये 6 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आता होगा कि h इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये h इसको मान लेंगे हाइपोटेनस हो गया, ये p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को ले लेते हैं p, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया 64 और ये हो गया आपका 36। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 आएगा, ठीक है। अब ये 100 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 मीटर इसका क्या आ जाएगा, 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, जब आपका ओजोन परत में छेद होता है तो मानव शरीर का त्वचा जो होता है वो सबसे ज़्यादा ये आपका प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 97, मूलांकुर के अलावा पौधे के किस ही अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो आपके मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें, ठीक है ना, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साहसी अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जो परमाणु के 72 कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। 72 कक्षा की जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन हम उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो आपके इनर सेल में होता है, ठीक है, अंदर के आपके कक्षा में होता है, उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजकता कहते हैं उसको कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसको संयोजकता कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक है, तो इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा अल्पतमांक, ये क्या हो, ये
2a को क्या करेंगे 20 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.1a, ठीक है। तो ये 0.1a इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। जब क्वेश्चन नंबर 100 है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। अगर बाह्य विलयन हाइपोटोनिक जो अगर ये होता है, ठीक है ना, हाइपोटोनिक अगर हो तो क्या होता है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। हाइपोटोनिक परिस्थिति में कोशिका का आंतरिक जो सांद्रण तो कोशिका के बाहर के विलयन के सांद्रण से कम होता है, ठीक है ना। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि हाइपोटोनिक में कोशिका का आंतरिक सांद्रण कोशिका के बाहर के विलयन के सांद्रण से कम होता है, अतः कोशिका का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। रोग मुक्त प्रजातियां भी, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां भी और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, सभी इसका आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है ना, हिस्टोन के बिना डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्तंभकार उपकला का। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, ठीक है। तो आपका जीवाश्म में जो ऊर्जा होगा वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जीवाश्म ऊर्जा है, तो आपका जो कोयला होगा, कोयला जो होता है वो आपका जीवाश्म ऊर्जा होता है, ठीक है। बाकी आपका सौर ऊर्जा, बायोगैस और यह थर्मल ऊर्जा ये आपका जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 है, एड्स एक घातक बीमारी है जो आपके विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है ना, वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 105 जो है या ये साइंस का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इससे जुड़ सकते हैं। डेली हम साइंस का और एसएसटी का एक एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप इससे जुड़ सकते हैं, बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।